हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग स्टाफिंग चैप्टर के अंदर स्टाफिंग की क्या प्रोसेस है। तो फटाफट से सारे बच्चे ज्वाइन कर लो सेशन को और अपनी कॉपी पेन निकाल लो नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, इससे पहली वाली क्लास अगर नहीं देखी है तो जाके देख लेना। वहां पे हमने आपको पढ़ाया है कि स्टाफिंग का इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, स्टाफिंग की मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इवॉल्व हुआ है। और नेक्स्ट जो हमारी ये जो क्लास है, यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्टाफिंग की प्रोसेस क्या होती है। तो भैया आपको जैसा कि देख पा रहे होगे कि देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स, देयर आर नंबर ऑफ स्टेजेस इन दिस प्रोसेस, और हमको ये सारी बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही आराम से पढ़नी है। ठीक है जी, ये एक फ्लो चार्ट है, तो पहले इसको डायग्राम को समझ लेते हैं एंड फिर इस डायग्राम से आगे जाएंगे। तो जो भी चीजें लिखी हुई हैं उनको भी एक बार रीड आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जानते हो बिजनेस स्टडीज में रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट निकल के आता है। अकाउंट्स में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट बिजनेस स्टडीज में रीडिंग करना है। ठीक है, ऐसा मेरा फर्म बिलीफ है। तो अगर आप लोग रीडिंग करते हैं तो आपका बहुत फायदा होता है। एनसीईआरटी से रीडिंग करिए या जो मेरा कंटेंट है आप उसकी रीडिंग करिए, बहुत सारी चीजों का आइडिया आपको लगता है। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए अपनी क्लास को। एंड सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सबसे पहला स्टेप क्या है स्टाफिंग के प्रोसेस में। तो भैया देखो, सबसे पहला स्टेप क्या है ये देखते हैं। ओके, सबसे पहला स्टेप अगर कोई है बच्चों तो वो है मैन पावर प्लानिंग। क्या है सबसे पहला स्टेप? मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग में आप ये देखते हो कि कितने लोगों की जरूरत है। देखो, मैंने आपको स्टाफिंग में बताया, स्टाफिंग का मतलब होता है कॉम्पिटेंट लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना। जो ज्यादा कॉम्पिटेंट है उनको इंपॉर्टेंट पोस्ट देना, जो कम कॉम्पिटेंट है, जो कम काबिल लोग हैं उनको कम इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफर करना। अब पोस्ट तो आप तब देंगे ना जब आपको यह पता लगेगा कि कितने लोगों की जरूरत है। मतलब आप जब लोगों की हायरिंग करेंगे, जब आप लोगों का रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन कर रहे होंगे, तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की कमी है और कितने लोगों को बाहर से लेके आना है। तो मतलब हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर स्टिल मतलब नॉट इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन में है नहीं। ठीक है, और आपको उनको लेके आना है, जिसकी वजह से आपका जो काम है, जिसकी वजह से आपकी जो जॉब है वो अभी रुकी हुई है। तो मैन पावर प्लानिंग में आपको ये करना है कि कितनी मैन पावर आपको अभी भी रिक्वायर्ड है अपने काम को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए। रिक्रूटमेंट में क्या करते हो आप? रिक्रूटमेंट में बेसिकली हम लोग बेटा 2-3 काम करते हैं। सबसे पहला लोगों को इन्वाइट करते हैं कि आओ और हमारे यहां आके अप्लाई करो। ठीक है, इनवाइट करते हैं ताकि वो आए और हमारे यहां आगे क्या कर दें, अप्लाई करें। अप्लाई कैसे करता है? जैसे मान लो मुझे नौकरी चाहिए, मुझे किसी कंपनी में जाना है, तो मैं कैसे अप्लाई करूंगा? मैं अपना रेज्यूमे, ठीक है, रेज्यूमे बोल लो या आप सीवी बोल लो या आप बायोडाटा बोल लो, मुझे ये तीनों चीजें जमा करनी पड़ेंगी उस कंपनी में जाके। और आजकल सिस्टम ऑनलाइन हो गया, तो मेल वगैरह कर दो या उनका कोई पोर्टल है तो उस पोर्टल पे अप्लाई कर दो, या उनका कोई व्हाट्सएप वो है, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है एचआर वेचआर का, तो आप उस पर भी मेल कर सकते हो अपना सीवी, रेज्यूमे, बायोडाटा। अब वो लोग आपका सीवी देखेंगे, रेज्यूमे देखेंगे, बायोडाटा देखेंगे और आपको कॉल करेंगे कि आ जाओ भैया हमारे यहाँ इंटरव्यू देने। ठीक, हमारे यहाँ इंटरव्यू दे दो। इंटरव्यू के बाद आपका होगा बेटा सिलेक्शन टेस्ट, हमारे यहाँ टेस्ट दे दो, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह होगा और फिर आपको एक जॉब ऑफर कर दी जाएगी। तो ये सारी चीजें होती है सिलेक्शन में। ठीक है, सिलेक्शन में क्या करते हैं, पहले लोगों को कहते हैं कि आओ भैया हमारे यहाँ अप्लाई करो। बंदा अप्लाई करता है अपने रेज्यूमे, सीवी या बायोडाटा की हेल्प से। फिर आप उसका इंटरव्यू, रिटन टेस्ट या मेडिकल लेते हो और उसके बहुत ही प्यारी सी जॉब ऑफर करते हो। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि रिक्रूटमेंट में हम सारे लोगों को बुलाते हैं, किसी को भगाते नहीं है। बट सिलेक्शन एक निगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि सिलेक्शन में बहुत सारे लोगों को वापस घर भेज देते हैं। उनसे कहते हैं भैया अब आपका सफर हमारे साथ यहीं तक था, आप मुंबई नहीं आ रहे हैं। ठीक है, फिर आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के 2 नाम और भी हैं। ओरिएंटेशन का एक नाम तो ये हो गया ओरिएंटेशन, दूसरा हो गया इंट्रोडक्शन, और तीसरा हो गया इंडक्शन। अब ये ओरिएंटेशन, इंट्रोडक्शन या इंडक्शन का मतलब क्या होता है? इसका बेसिकली मतलब यह है कि जब न्यू एम्प्लॉय जब कंपनी में आ रहा है ना, तो उस नए एम्प्लॉय को सबसे इंट्रोड्यूस कराना, कंपनी में उसकी क्या जॉब है, उसकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या काम उसको करने पड़ेंगे, कहां वो बैठेगा, कहां वो उठेगा, उसके जूनियर से, उसके सीनियर से, मतलब सारी कंपनी से उसको फैमिलियर करवा देना कि देखिए भैया ये आपकी जॉब है, आपको ऐसा ऐसा काम करना है। इसे हम लोग कहते हैं ओरिएंटेशन या इंडक्शन या ओरिएंटेशन, इंडक्शन या इंट्रोडक्शन। फिर एक आता है निकल के प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि उसको अपनी जगह दिखा देना कि हाँ भाई ये तेरी जगह है, एंड उसको अपनी सारी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देना। अभी आगे देखेंगे प्लेसमेंट को और डिटेल में। तो आपने देखो, आप
खुद लॉजिकल सेंस में बताओ। आप ये सारी चीजें मुझसे पढ़ तो रहे हो, मैं सारा पढ़ा दूंगा, बट इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये सब पढ़ क्यों रहे। यार एक बात तुम बताओ, जब कल तुम नौकरी पे जाओगे तो एक कंपनी या तुम अगर किसी को हायर कर रहे हो, अगर मान लो तुम किसी को हायर कर रहे हो, तुम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो किसी कंपनी में, सबसे पहले तुम्हें ये देखना पड़ेगा या नहीं देखना पड़ेगा, मुझे बताओ कि कितने लोगों की जरूरत है। देखना पड़ेगा ना, फिर आपको उनको इनवाइट करना पड़ेगा ना, फिर आपको उनका इंटरव्यू या टेस्ट लेना पड़ेगा ना, फिर आपको उनका इंट्रोडक्शन कराना पड़ेगा। तो ये सारे स्टेप लॉजिकल स्टेप है। अगर आप किसी कंपनी के मैनेजर होगे तो आप भी यही सारे स्टेप्स को फॉलो कर रहे होगे, और अगर आप इंप्लॉई होगे तो भी आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो कर रहे होगे। फिर जब वो बंदा सेलेक्ट हो जाता है उसको ट्रेनिंग देते हैं, जब वो बंदा सेलेक्ट हो जाता है उसकी डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, फिर अगर अच्छा काम कर रहा होता है तो उसको प्रमोशन वगैरह भी देते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसके अलावा अप्रेजल यानी कि इंक्रीमेंट, जब उसको 1 या 2 साल हो जाए काम करते करते, फिर उसका इंक्रीमेंट भी करते हैं, पैसा बढ़ाते हैं। एंड रेम्यूनरेशन इज ऑल अबाउट, यू नो बाय रेम्यूनरेशन, क्योंकि आपने रेम्यूनरेशन का जो प्रिंसिपल है वो पढ़ा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में मुझसे, जहां पे मैंने आपको बताया था कि हर इंप्लॉय को फेयर वेजेस मिलने चाहिए जो भी वो काम कर रहा है। तो ये सारे स्टेप जो है वो अपन को पढ़ने रहते हैं स्टाफिंग की प्रोसेस में। अब सर क्या इसके अलावा और कोई प्रोसेस हम लोगों को पढ़नी है? जी हाँ, इसके अलावा आपको सिलेक्शन की प्रोसेस पढ़ाई जाएगी, बट वो सिलेक्शन वाली वीडियो में पढ़ाऊंगा। ये स्टाफिंग की प्रोसेस हो तो सिर्फ स्टाफिंग की प्रोसेस ही इस वीडियो में कवर होने वाली है, ठीक है ना। चलो, तो वही मैंने बताया था भाई पिछली बार भी, अगर आपको सारी वीडियो चाहिए तो स्टे ट्यून्ड टू कॉमर्स अड्डा 24/7, ठीक है। सबसे पहले हम लोग करते हैं मैन पावर रिक्वायरमेंट, मैन पावर प्लानिंग, कि कितने लोगों की जरूरत है। बेसिकली सिर्फ इतनी सी बात है। द फर्स्ट स्टेप इन स्टाफिंग इज टू प्लान द मैन पावर इन्वेंटरी। कितने लोगों की जरूरत है काम को करने के लिए, ठीक है, ताकि ये पता लग जाए कि भैया जॉब रिक्वायरमेंट और डिमांड, मतलब कितने लोगों की जरूरत है, किन किन जॉब्स को आप लेके आ रहे हो और उस जॉब के लिए हम कितने लोगों को लेके आएंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज के लोगों की जरूरत है। मान लो कि भाई आप दिल्ली में काम कर रहे हो, ठीक है, आपका ऑफिस का है दिल्ली में। अब दिल्ली में तो 10 लोगों की जरूरत है, 10 इंप्लॉइज की जरूरत है, लेकिन आपको यह भी पता है कि यार दिल्ली से हमारा जो ऑफिस है वो हम मुंबई में एक्सपैंड कर रहे हैं, मतलब मुंबई में भी अब हम एक ऑफिस खोलेंगे, और वहां मुंबई में भी हमें जो है 50 से 100 लोगों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आपको पता है कि मुझे आज के प्रेजेंट एम्प्लॉइज तो चाहिए ही चाहिए, मुझे कल के फ्यूचर एम्प्लॉइज भी चाहिए मुंबई के लिए। तो यहां पे सिर्फ प्रेजेंट की बात नहीं होती, यहां पे आप फोरकास्ट करते हो, यहां पे आप डिटरमाइन करते हो कि फ्यूचर में कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, फ्यूचर मैन पावर नीड्स ऑफ द कंसर्न, कि भैया फ्यूचर में कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, आपको यह भी देखना होता है। बेसिकली मैन पावर रिक्वायरमेंट या मैन पावर प्लानिंग बात करता है कितने एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है आपको। सेकंड पॉइंट पे आता है मैन पावर प्लानिंग का 5, हाँ सेकंड नंबर पे है भाई 5-6 चीजें मैन पावर प्लानिंग के बारे में लिखी हुई है, ये समझ लो, ठीक है। आप कह सकते हो कि ये मैन पावर प्लानिंग की इंपॉर्टेंस आपको दर्शाती है। सबसे पहला, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन मैन पावर नीड। देखो कितने लोगों की जरूरत है, ये मैन पावर प्लानिंग से ही पता लगेगा। देखो यहां पे लिखा हुआ ना इंपॉर्टेंस, मैन पावर प्लानिंग से ही पता लगेगा कि कितने लोगों की जरूरत है, ठीक है, मैन पावर नीड्स, है ना। ओके, फिर आता है आपका, ब्लैक कर लेता हूं, फिर आता है अगर आपको यह पता होगा कि कितने लोगों की जरूरत है ना, तो आप ज्यादा लोगों को हायर नहीं करेंगे, और अगर आपकी कंपनी में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो आप उनको निकाल देंगे, जिससे आपकी कॉस्ट बचेगी, यानी कि लेबर कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ये येलो वाला शायद थोड़ा चमक रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है टू प्रोवाइड बेसिस फॉर ट्रेनिंग। बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि भैया कितने लोग आने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसी हिसाब से हम ट्रेनिंग के जो सेशंस हैं वो प्लान करेंगे, ठीक है। फोर्थ बात करता है कि अगर हमें अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, जैसे दिल्ली से मुंबई ले जाना है, तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप लोगों की एस्टिमेशन नहीं करके रखेंगे तो एक्सपेंशन कैसे करेंगे, इसका मतलब एक्सपेंशन के लिए भी मैन पावर प्लानिंग बहुत जरूरी है। और पांचवा आता है मैन पावर प्लानिंग की कंप्लीट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। जितने भी लोग आपके आ रहे हैं ना, जितने भी मैन पावर है, उनका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करना। पहला हो गया मैन पावर नीड्स का पता लगेगा मैन पावर प्लानिंग से, दूसरा लेबर की कॉस्ट कम होगी, तीसरा ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, चौथा आप बिजनेस का एक्सपेंशन भी कर सकते हो, और पांचवा आता है कि आपको मैन पावर का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, तो मैन पावर प्लानिंग बहुत जरूरी है। चलो, इसका इंपॉर्टेंस हमें समझ में आ गया ना, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी जो पहले क्लियर नहीं थी, और आपको ये क्लास लेके क्लियर हो गई होंगी, जैसे मैन पावर क्या होता है, ये पूरी स्टेप, ये पूरा प्रोसेस अब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है बच्चा पार्टी रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में हम बेसिकली लोगों को इनवाइट करते हैं कि आओ और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आके अप्लाई करो,
ठीक है, अप्लाई करने से तुम्हें क्या होगा, तुम्हें एक मौका मिलेगा हमारे यहां नौकरी करने का। तो रिक्रूटमेंट में बेसिकली हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनवाइट करते हैं कि आओ और हमारे यहां आके क्या करो, हमारे यहां आके नौकरी करो। एंड हम उन्हीं लोगों को इनवाइट करते हैं जिन लोगों की हमें जरूरत है, बेसिकली मतलब जिन जॉब्स को हमें फिल आउट करना है, जो पोस्ट, जो वैकेंसीज अभी खाली हैं उन पे लोगों को भरना है, उसके लिए उसी के हिसाब से हम अपनी रिक्वायरमेंट डालते हैं। कहां डालते हैं, एडवर्टीजमेंट वगैरह पे, लिंक्डइन पे, naukri.com पे। वो सारी चीजें मैं आपको भी आगे बताने वाला हूं रिक्रूटमेंट वाली वीडियो में, ठीक है ना। हर वीडियो का अपना एक इंपॉर्टेंस है, इस वीडियो में हम लोग प्रोसेस समझ रहे हैं। तो रिक्रूटमेंट का मतलब बेसिकली सिर्फ इतना सा है कि आपको लोगों को इन्वाइट करना है कि आजा भाई, तू भी आजा मेरे यहाँ अप्लाई कर दे, सुनो तुम भी आ जाओ मेरे यहाँ अप्लाई कर दो, और अगर तुम्हें अच्छा मतलब अगर तुम काबिल होगे तो तुम्हें नौकरी दी जाएगी, ठीक है। ओके, रिक्रूटमेंट बेसिकली कैंडिडेट से रिलेटेड होता है। रिक्रूटमेंट बेसिकली करियर ओरिएंटेड होता है। यहां पे सीवी चेक की जाती हैं, सीवी जमा होती हैं, एम्प्लॉय के बारे में बात करता है। ये कुछ एस्पेक्ट्स लिखे हुए हैं रिक्रूटमेंट के, जिनके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा खासा आंसर अपने बोर्ड्स के लिए बना सकते हो। एप्लीकेशन आपकी स्क्रूटनी होती है कि भैया जो एप्लीकेशन तुमने लगाई है उसको एक बार रीचेक कर लेंगे, जो डाटा वाटा तुमने भरा है वो गलत तो नहीं भरा है, कहीं ओवर राइटिंग तो नहीं कर दी है, ये सारी चीजें। इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जाएगा रिक्रूटमेंट के बाद। ये बेसिक बात है, आप सर्च कर रहे हो रिक्रूटमेंट में। आप क्या करते हो, रिक्रूटमेंट में आप सर्च करते हो लोगों को लेकर और स्किल, ठीक है। रिक्रूटमेंट में आपकी स्किल वगैरह भी चेक होगी, समझ गए बात को। चलो, तो रिक्रूटमेंट हो गया और अब बात करते हैं बच्चों सिलेक्शन की। अब जिन लोगों को आपने बुलाया था अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, जिन लोगों ने अपना रेज्यूमे, सीवी या बायोडाटा आपकी कंपनी में जमा किया हुआ है ना, अब आप उनका सिलेक्शन करोगे। सिलेक्शन कैसे करोगे, सबसे पहले आप उनका सीवी देखोगे, सीवी सही है। जैसे मान लो यार ये बंदा एमबीए नहीं है, हमें तो एमबीए वाला चाहिए, फाड़ के फेंक दी। अरे यार ये बंदा ना एमबीए नहीं है, इसने एमकॉम किया हुआ, फाड़ के फेंक दिया। अरे यार ये ना 4 साल का एक्सपीरियंस दिखा रहा है, हमें तो 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, फाड़ो फेंक दो। मतलब रेज्यूमे को आप सबसे पहले स्क्रीनिंग करोगे रेज्यूमे का, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। सबसे पहले आप स्क्रीनिंग करोगे, है ना, और उसके बाद आप देखोगे कि आप स्क्रीन आउट कर दोगे उन लोगों को जिनकी जरूरत नहीं है, और सूटेबल कैंडिडेट्स को आप अपॉइंट कर लोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में। जो कैंडिडेट आपको सूटेबल लगेंगे उनका इंटरव्यू, उनका सिलेक्शन टेस्ट, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन, उनका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करके आप उनको नौकरी दे दोगे, यानी कि आप उनको सेलेक्ट कर लोगे। ओके, सिलेक्शन के बाद आता है ओरिएंटेशन और प्लेसमेंट। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि भैया अपॉइंटेड कैंडिडेट्स को फैमिलियर करवाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन से। The appointed candidates are made familiar to the work units and work environment, ठीक है। और ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते रहते हैं। अगर आप आए हैं और आपके साथ 100 लोग और आए हैं तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंडक्ट कराया जाएगा और आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन घुमाई जाएगी, आपको फैमिलियर करवाया जाएगा। जैसे ऐसा ही, जैसे समझिए कि आपके घर में मेहमान आता है और उसकी हम पूरी खातिरदारी करते हैं। खातिरदारी करने के बाद हम उसको ले जाते हैं और दिखाते हैं अपना घर, ये देखो ये बेडरूम है, ये देखिए ये ड्राइंग रूम है, यहां मैं सोता हूं, ये मेरी अलमारी वगैरह। आप उनको पूरा घर घुमाते हो, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से, खासकर जब आपका घर जो है नया बनाओ, ठीक। प्लेसमेंट टेक प्लेस बाय पुटिंग राइट मैन ऑन द राइट जॉब। और प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, सही इंसान को सही जॉब दे दो, यही होती है प्लेसमेंट, ठीक है भैया, ये बात भी हो गई, ठीक। अब बात करते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की। एक बार बंदा आ जाता है ना, प्लेसमेंट हो जाती है, उसकी ओरिएंटेशन हो जाती है, फिर वो धीरे धीरे काम करने लगता है और आपको ये पता लगाना है कि वो जो काम कर रहा है ना, वो अपने काम में कितना स्किल्ड है। मान लो कोई लेबर है और वो कोई मशीन चला रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको वो मशीन चलानी आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आप उसको क्या दोगे, ट्रेनिंग दोगे। और डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है, डेवलपमेंट में आप मैनेजर्स के लिए, जो मैनेजर आ रहे हैं ना, मैनेजर्स के लिए आप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हो, जहां पे मैनेजर्स को कुछ एजुकेशन भी दी जाती है और उनको कुछ स्किल्स सिखाई जाती हैं, उनको प्रॉब्लम दी जाती है ताकि वो सॉल्व कर पाए। बेसिकली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में फर्क यही है, ट्रेनिंग वर्कर्स के लिए होती है, डेवलपमेंट मैनेजर्स के लिए होती है। ट्रेनिंग जॉब के ऊपर बात करती है, डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट होता है किसी भी इंसान का, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर, उसके एप्टीट्यूड के ऊपर, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। ट्रेनिंग में आपको सिर्फ जॉब से रिलेटेड चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। जैसे भैया ट्रेनिंग के अलग अलग तरीके यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप किसी को कोच कर सकते हो, ठीक है। कोच, जैसे कि भाई ये कह रहा है ना कि इस पे लॉन्ग जंप करो, जैसे आपका कोच होता है ना क्रिकेट टीम का कोच, जो बताता है ऐसे बॉलिंग करनी है, ऐसे बैटिंग। आप टीच कर सकते हो, जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूं, ठीक है। आप नॉलेज इनहेंस कर सकते हो ट्रेनिंग के अंदर। डेवलपमेंट में आप उसके करियर प्लानिंग की बात कर सकते हो। लर्न में आप जानते हो, समझ सकते हो एक्सपीरियंस और स्किल्स। बेसिकली ट्रेनिंग बात करता है स्किल्स की, स्किल्स को कैसे इंप्रूव किया जाए। ओके, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चा पार्टी ट्रेनिंग की।
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बेसिकली क्या बात करता है? ट्रेनिंग एक तरह का इंसेंटिव होता है जो वर्कर्स को दिया जाता है। इंसेंटिव मतलब आप समझ रहे हो ना कि भाई जॉब के अलावा कुछ एक्स्ट्रा। अब देखो, मान लो कोई प्लम्बर है, उसको प्लम्बर का काम तो आता है बट वो एक प्रॉपर मशीन नहीं चला पा रहा है। अगर आप उसको ट्रेनिंग देते हैं तो उसको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अब उसका काम आसान हो जाएगा, अब वो और एफिशिएंसी से काम कर पाएगा। तो इंसेंटिव की तरह होता है। और करना क्या है? हमें कुछ नहीं करना है, वर्कर्स को डेवलप करने की एक कोशिश होती है कि वर्कर्स डेवलप हो पाए, ग्रो कर पाए। उसके अलावा ट्रेनिंग इज जनरली गिवन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटीज एंड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन इन इट। कहा जाता है कि ट्रेनिंग वही दी जाती है, ट्रेनिंग उसी चीज की दी जाती है जो काम वो बंदा, जो एक्टिविटी वो बंदा एक्चुअली में कर रहा है। अब प्लम्बर को कारपेंटर होने की ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, कारपेंटर को प्लम्बिंग करने की ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, प्लम्बर को प्लम्बर की प्लम्बिंग की, और कारपेंटर को कारपेंटरी की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है। डेवलपमेंट ऑल्सो इंक्लूड गिविंग देम की एंड इंपॉर्टेंट जॉब एज अ टेस्ट और एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू एनालाइज देयर परफॉर्मेंस। कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि उनको बेसिकली एजुकेट करना है, जिसमें उनको इंपॉर्टेंट जॉब दी जाती है, उनको की यानी कि इंपॉर्टेंट जॉब दी जाती हैं एक टेस्ट या एग्जामिनेशन की तरह, ताकि वो अपना परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकें। बेसिकली देखो, मान लो तुमसे तुम्हारी मम्मी कहती है कि तुम एक दिन खाना बना के देखो कैसा लगता है। तुमने सोचा हाँ भाई खाना बना के देख लेते हैं। अब जब तुम खाना बना के देखोगे एक दिन, तो तुमको पता लगेगा कि खाना बनाने में क्या चैलेंजेस आते हैं, और आप अपनी परफॉर्मेंस खुद इवैल्यूएट कर पाओगे खाना बनाने के लिए। मम्मी कभी कभी कहती है ना गुस्से में कि खाना बना के देखो तो पता लगेगा खाना कितनी मेहनत से बनता है, जो तुम उसमें नुक्स निकालते हो कि नमक कम है और ये कम है। ठीक है, तो यहां पे एक एम्प्लॉय को थोड़े इंपॉर्टेंट जॉब दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट की पोजीशन दी जाती हैं, जहां पे वो अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है। ओके, फिर आता है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन में बेसिकली एम्प्लॉयज के पैसे की बात होती है। ये एक तरीके का कंपनसेशन होता है। एक तरीके का क्या होता है? एक तरीके का कंपनसेशन होता है उनकी वर्क परफॉर्मेंस के लिए, कि भाई अच्छा काम किया, ये ले पैसे रख ले। मॉनिटरीली मतलब कि भैया मनी दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। ओके, अच्छा पैसा कैसे दिया जाता है? देखो, अगर कोई स्किल्ड होगा तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, मतलब कैसा वो काम कर रहा है। अगर वो अनस्किल्ड होगा तो थोड़े कम पैसे मिलेंगे। फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज कैसी हैं भाई? अगर कोई फिजिकल बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसके हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे, अगर कोई मेंटल दिमाग बहुत लगा रहा है तो उसके हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। बेसिकली रेम्यूनरेशन इज ऑल अबाउट गिविंग देम सैलरीज एंड कंपनसेशन। ओके, और बात करते हैं बच्चों, लास्ट के हमारे 2 पॉइंट है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। यहां पे आप एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड रखते हो, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस का ट्रैक रखते हो कि हां जो हमारा एम्प्लॉय है वो काम कैसा कर रहा है। सिर्फ परफॉर्मेंस का ही नहीं, उसके बिहेवियर का, उसके एटीट्यूड का, एज वेल एज उसके ओपिनियंस का आप एक ट्रैक, एक रिकॉर्ड रखते हो, और फिर रेगुलर असेसमेंट करते हो हर महीने या हर 6 महीने में कि भैया वो इंसान बेसिकली है कैसा, अपना काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, इट इज बेसिकली कंसर्निंग टू नो द डेवलपमेंट साइकिल एंड ग्रोथ पैटर्न। ये बेसिकली इस वजह से किया जाता है ताकि ये पता लगे कि डेवलपमेंट, इस बंदे का डेवलपमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखो, कहते हैं ना जहां चाह है वहां राह है। ठीक है, अगर कोई इंसान खुद काम कर रहा होगा तो मैनेजमेंट भी उसको आगे बढ़ाएगा, अगर कोई खुद ही काम नहीं कर रहा होगा तो मैनेजमेंट भी आगे नहीं बढ़ाएगा। तो जो काबिल है उसका डेवलपमेंट होगा, जो काबिल नहीं है, जो ग्रो नहीं कर रहा है, जिसका ग्रोथ पैटर्न बहुत डीले है, वो नहीं कर पाएगा डेवलपमेंट। लास्ट में आता है बेटा प्रमोशन एंड ट्रांसफर। जब हर चीज हो जाती है तो एम्प्लॉय का प्रमोशन भी करते हैं, उसको ट्रांसफर भी करते हैं। ट्रांसफर मतलब दिल्ली से मुंबई भेज देना, या फिर मॉर्निंग शिफ्ट से नाइट शिफ्ट दे देना, बहुत सारी चीजें आती हैं। प्रमोशन का मतलब होता है ज्यादा अच्छी जॉब देना, ज्यादा अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा सैलरी के साथ। प्रमोशन एक तरीके का नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव होता है, जहां पे एक बंदे को हम लोग हायर जॉब ऑफर करते हैं। हायर जॉब के साथ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है, मतलब जैसे जैसे आपका पद बढ़ेगा, प्रमोशन होगा, वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा हो जाएंगी, एंड इसी के साथ साथ आप पैसा भी ज्यादा लोगे ऑब्वियसली। और ट्रांसफर का मतलब होता है कि भैया एक सेम ऑर्गेनाइजेशन में, ये सेम ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक पार्ट दिल्ली में, एक मुंबई में, तो दिल्ली से मुंबई ट्रांसफर कर देना, ठीक है, या मुंबई से दिल्ली ट्रांसफर कर देना। मतलब
एक सिटी से दूसरे सिटी में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। प्रमोशन का बेसिकली मतलब यही है कि भैया प्रमोट कर दो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा दो, पैसा बढ़ा दो। ट्रांसफर का सीधा सीधा मतलब यह है कि दिल्ली से मुंबई भेज दो, या फिर मॉर्निंग शिफ्ट में अगर आदमी काम कर रहा है तो नाइट शिफ्ट में भेज दो। ठीक है, अब ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। आज हम लोगों ने पढ़ लिया है स्टाफिंग का प्रोसेस। आपका बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट क्लास जो आपके लिए आने वाली है वो आने वाली है रिक्रूटमेंट। नोट करके रख लो कि इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो है वो रिक्रूटमेंट की है। उसके बाद है आपका सिलेक्शन की क्लास, और सिलेक्शन के बाद आएगी आपके लिए किस चीज की, क्या बताया था, सिलेक्शन के बाद आएगी आपके लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की क्लास। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।